तो हमने आगे के जो वीडियो था उसमें हमने ये दो स्टोरी देखी थी, एक विलेज यानी गांव की और सिटीजन यानी एक शहर की। ये दो स्टोरी हमने देखी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansari are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. तो लास्ट टॉपिक देखकर हम ये समझ गए होंगे, आप सब भी ये समझ गए होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने दो स्टोरी देखी थी, इससे आप समझ गए हो कि जिस कास्ट में आप बोर्न करते हैं या फिर रिलीजन से प्रैक्टिस करते हैं या फिर क्लास का बैकग्राउंड, उसके जो बैकग्राउंड था वो है, और या फिर वो कोई फीमेल है या मेल है, ये सभी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। वो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के डिटरमाइन करता है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और इक्वल ट्रीटमेंट के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि ये और थे और अंसारी, ये जो उनको इक्वल ट्रीटमेंट इसलिए दिया गया, यानी ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी था उनको भी इनइक्वली मतलब कि वो इक्वली ट्रीटमेंट दिया, इसलिए दिया गया क्योंकि उनका कास्ट और रिलीजन के बीच में डिफरेंस था। उनके कास्ट और रिलीजन डिफरेंसेस यानी उसको बहुत ही डिफरेंस था। तो उसके बाद व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड। तो यहाँ पर डिग्निटी में ये चीज़ समझनी जरूरी है कि जब भी किसी पर्सन के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि उसे बराबर का दर्जा नहीं देते, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डिग्निटी को हम वायलेट करते हैं। ऐसे वायलेट मतलब कि उसे ठोस पहुंचाते हैं। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वायलेटेड बिकॉज उसको ठोस पहुँचे बिकॉज ऑफ द वे इन द विच दे वर ट्रीटेड बाय पिकिंग ऑन हिम and making him sweep the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the schools. यानी जब ओम प्रकाश और ये वाल्मीकि को जानबूझकर जब हैरान किया, उनसे स्कूल साफ करवाई, स्वीप द स्कूल वो भी यहाँ दिया है, स्कूल साफ करवाई। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी को बेडली वायलेट किया। उन्होंने क्या किया, बहुत ही उसे ठोस पहुंचाई और उनको ये फील करने को मजबूर किया कि दूसरे स्टूडेंट के से वो नीचे लेवल पर है। ये दोनों क्या है, दोनों को हर्ट भी किया, यानी ये दूसरे नीचे लेवल पर है, वो इक्वल नहीं है, ऐसा सब उनको फील करवाया। तो बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट सिचुएशन दैट ही वॉज इन, यानी वो इस तरीके से वो ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बात पर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ही छोटे थे, वेरी लिटल थे इस सिचुएशन में। तो इट वॉज हिज फादर हु ऑन सिंग इज ऑन मतलब ही इज ऑन स्वीप फेल्ट एंग्री by this unequal treatment and confronted by the teacher. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. तो जब ये सब उनके साथ सफाई करवा रहे थे और वो भी कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटे थे, तो उसके बाद जब उनके फादर ने अपने बच्चे को ये स्कूल सब थी वो साफ़ करते हुए देखा तो उनको वो बहुत ही बहुत ही एंग्री हुए क्यों, और उन्होंने टीचर के साथ बहुत ही कन्फ्रंट किया। तो इसी तरह से अंसारी का एग्ज़ाम्पल ये देखे तो उनके डिग्निटी को बहुत ही हर्ट किया, उनको बहुत ही उनकी इंसल्ट कर दी और लोगों ने उन्हें
अपार्टमेंट रेंट पर देने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब प्रॉपरली डीलर, वो जो प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कहा कि आप अपना नाम चेंज कर ले, तो अंसारी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसकी वजह से भी उसने अपने डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस सजेशन को मानने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता था इसीलिए। तो ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। और ये ओम प्रकाश और वाल्मीकि जो थे अंसारी, उनको ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट लायक नहीं था, वो डिसलाइक था। उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर उनको बराबर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जैसा सबको मिलता है, ये सब उन्होंने सोचा। तो उसके बाद हम देखेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, यानी इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी इक्वल हो गए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या और बिलोंग करते हो या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर वो मेल हो फीमेल हो, ये ऐसे कोई भी पर्सन हो, तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड और या फिर इकोनॉमिक उसका बैकग्राउंड था, वो सभी लोग इक्वल हो गए, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। दिस इज़ नॉट टू से दैट अनइक्वली केसेस टू एक्सीड, इट डज नॉट, बट ऑल एट लास्ट in democracy India in the principle of the equality of all persons recognized। तो लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे देश में अनइक्वालिटी ये जो है पूरी हो चुकी है, इसका ये मतलब नहीं होता है, एक्सिस्ट यानी वो पूरी नहीं हो चुकी होती है हमारे देश में इनइक्वालिटी। लेकिन ये इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे ये कानून ही सभी लोगों को इक्वल रखे, ऐसा उनका कहना है। तो while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। तो यहाँ पर बताया है कि जो उस समय में ऐसा कोई भी कानून नहीं था जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऐसा उससे बचा सके, यानी पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था जहाँ पर सभी लोग बराबर हो या फिर सभी लोग डिग्निटी या फिर इक्वल्स ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी लोगों को ये सब मिलना चाहिए, ऐसा कोई कानून पहले नहीं था। तो द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूडेड सम ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इक्वालिटी का जो रिकॉग्नाइज और है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ खास प्रोविज़न पर आधारित है, यहाँ बताया है ये रिकॉग्नाइज, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न पर कुछ खास आधारित है। तो उसका फर्स्ट है, फर्स्ट दैट एवरी वन पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। व्हाट दिस मीन्स इट दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। तो ये फर्स्ट है, ये है कि एवरी पर्सन के ये कानून के सामने बराबर है, ये इक्वल है, मतलब कि हमारे कंट्री में चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर कांता या फिर डोमेस्टिक वर्कर, ये कोई भी हो या फिर कोई भी दूसरी व्यक्ति हो, उसको सेम लॉज यानी कानून बराबर एक जैसा सबको मिलना चाहिए। तो ये सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female। तो यहाँ पर दूसरी ये बता रहे, ये हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, उसके रिलीजन, उसके रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, फीमेल, मेल और किसी भी पर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाता है, ये सब यहाँ बताया। उसके बाद ये थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. All persons can use public
पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग गेट्स। तो यहाँ पर ये थर्ड में ये बताया है कि सभी लोगों के एक्सेस से सभी पब्लिक प्लेसेस पर यानी किसी भी व्यक्ति के को आपके प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स या मार्केट्स ये सब पर आपको जाने के लिए नहीं रोक सकते। ये सब यहाँ बताया है, प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स, मार्केट्स, यहाँ पर आप सबको जाने के लिए नहीं रोका जा सकता है। और ऑल पर्सन वेल रोड्स, और सभी चीज़ों पर आप सब इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा यहाँ बताया है। वो बाथिंग गेट्स यानी कि लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते, उनको जो भी करना है वो कर सकते हो। और इसके बाद 4 अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, यानी ये है कि पहले जब अनटचेबिलिटी चलती थी तो उसको सब एबोलिश किया गया है। ये सबको क्या किया गया है? एबोलिश किया गया है। तो द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person right to be treated equally. In addition to law, the government has also। तो इसके बाद बताया गया है कि ये 2 वेज देखेंगे हम, जो गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी ट्रीटमेंट देने की या फिर गारंटी देने की कोशिश करता है। फर्स्ट ये है कि लॉज यानी कोई कानून, और ये सेकंड बताया है कि ये गवर्नमेंट प्रोग्राम से जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए चलाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से सभी पर्सन्स राइट टू ट्रीट करते हैं, ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो treated and which came to be known as the civil rights movements. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। तो यह उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। ये मूवमेंट अमेरिका में क्या कहलाता है? सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये सिविल राइट मूवमेंट एक्ट 1964 में तो ये 1964 में है, तो इसे प्रोहिबिट किया जाता है कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड no longer have to attend separate schools specially set up from them. So, however, despite this, a majority of African American continues to be among the poorest in the country. Most American African children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated to private school। तो ये पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन वाला ये एक्ट था वो सिविल राइट मूवमेंट किया, उसे वो नाम से उसे जाना जाता था। उसे 1964 में प्रोहिबिटेड किया गया था। अब किसी भी व्यक्ति के साथ वो रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। और इसके साथ ये भी इट इज़ ऑल्सो किया गया है कि ये सभी स्कूल अब अमेरिकन अफ्रीकन के लिए खोले जाएंगे और वहाँ पर क्या किसी भी तरीके से सेपरेट स्कूल सेटअप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये भी बताया कि स्कूल को सेपरेट स्पेशली सिर्फ उनको ही नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी अफ्रीकन अमेरिकन मेजॉरिटी है वो गरीबी से आते हैं, वो मोस्ट ऑफ अमेरिकन और अफ्रीकन के चिल्ड्रन है। ये भी यहाँ पर बताए वो मोस्ट ऑफ कौन से अमेरिकन अफ्रीकन के चिल्ड्रन हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल ऐसे है जिसमें बहुत से फ्यूअर फैसिलिटी यानी बहुत कम फैसिलिटीज़ या फिर टीचर्स के क्वालिफिकेशन बहुत कम होते हैं। ये टीचर पुअर क्वालिफिकेशन उनका होता है।
जहाँ पर कंपैरिजन में वाइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी से भी अच्छी होती है इसीलिए। तो इसके बाद हम देखेंगे चेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड the India of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In these books you will read about how these issues of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their equal dignity is upheld. तो ये चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी में ये बताया गया है कि इसका मतलब भी यही होता है कि जो हम कभी भी किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते और वो ऑलवेज ऐसा ही होता है कि वो कम्युनिटी और ऐसे इंडिविजुअल है जो हमेशा डेमोक्रेसी किया जाता है, जो आइडिया है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़्यादा रिकॉग्नाइज की कोशिश कर रहे हैं और एज वेल एज यानी उसके साथ पूरा कोई इश्यूज़ उठाते हैं। तो जो पर्सन्स हैं वो आज भी ऑल पर्सन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस बुक में आगे का जो चैप्टर है आगे हम ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी डेली लाइफ को एस्पेक्ट करती है और आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो सोचिए तो कभी क्या ऐसा भी हम सोच सकें क्या कभी किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर डिग्निटी मेंटेन कर पा रहा है, ऐसा सब हम यही बुक में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।